हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है द $100 स्टार्टअप। तो सबसे पहले बात यह है कि हमको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। सोचिए कि आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ आपको जो मन चाहे वो करे, जो आपको पसंद हो वो करे, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा हो। ज़रा इमेजिन करिए कि आपको किताबों से प्यार है और और आप किसी बुक पे काम कर रहे हो, या फिर जिस बुक पे हम आप हमेशा से काम करना चाहते हो। दूसरों के लिए काम करने और उनको खूब सारा प्रॉफ़िट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने आप को प्रॉफ़िट देने के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? परफ़ेक्ट ना? तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए ही है। हालाँकि इस किताब में आपको कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है जो आपको फटाफट पैसा कमाने का बहुत ईज़ी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है। और आप भी अगर कोई ऐसा तरीका ढूँढ रहे हैं तो प्लीज़ ये किताब बिल्कुल मत पढ़िएगा। लेकिन अगर आप वाक़ई में शॉर्टकट्स तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, क्या तरीका होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वो जानना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आता है हमारे दिमाग में कि हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ? वेल, सच कहे तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास में कोई स्किल नहीं है तो आप कभी लाइफ़ में पैसा कमा ही नहीं सकते या फिर कोई काम नहीं कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमा लेता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी हुनर के साथ में ज़रूर पैदा होता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको ये पता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ही हम जानेंगे कि कैसे इसे ढूँढा जाए। तो एक दिन होता ऐसा है कि माइकल ना सूट पहन कर के अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाता है। जब पूरा दिन रोज़ की तरह नॉर्मल गुज़र जाता है, तो इवनिंग में उसके बॉस ने उसको अपने ऑफ़िस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसको काम से हटाया जा रहा है। अब माइकल ये सुन कर के शॉक्ड रह गया, वो एकदम होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ़ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब नहीं रही। कुछ टाइम बाद माइकल उस शॉक से बाहर निकला और उसने एक नई नौकरी ढूँढनी स्टार्ट कर दी। हालाँकि वो एक स्किल पर्सन था, उस पर उसके जैसे बाकी और भी पर्सन थे, जिसको ढंग से जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसने उससे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रेसेस पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफ़र दिया कि वो मैट्रेसेस खरीद ले और उनको बेच दे। हो सकता है कि ऐसा करने से 7 पैसे की कमाई हो जाए। तो माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा। लेकिन सबसे पहले ना उसे एक जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो मैट्रेसेस को रख सके। तो उसने रेंट पे एक जगह ली और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। शुरू के टाइम में तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चला, लेकिन उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट जब उसे पूछते कि भाई उन्हें किस टाइप का मैट्रेसेस खरीदना चाहिए, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाता था। और क्योंकि उसके पास में कोई नॉलेज नहीं थी कि वो किस टाइप के मैट्रेसेस को बेच रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस सब के बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिज़नेस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहाँ बाईसाइकिल से लेकर के मैट्रेसेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर्स अपनी बाईसाइकिल साथ लाएँगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी। ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे यूट्यूब वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो कि बाईसाइकिल से मैट्रेसेस ले जाते हुए अपने वीडियोज़ बनाते थे, और इस तरीके से उसका बिज़नेस चल पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। इसे माइक्रो बिज़नेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगता है और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें सक्सेस की गारंटी मिलती ही मिलती है। तो आगे हम जानते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट लेसन हम इस किताब से पढ़ेंगे। सबसे पहला है कन्वर्जेंस। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें तो आपको सक्सेस मिलेगी या कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। ऐसा बिज़नेसमैन सक्सेसफुल तभी होते हैं जब आप अपनी उस हॉबी या पैशन पर काम करते हैं जो बाकी लोगों को पसंद है, या फिर यूँ कहें कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। इसीलिए गधों की तरह अपने पैशन पे काम मत करिए, बल्कि ये भी देख लीजिए कि क्या मार्केट आपको आपके पैशन के लिए पे भी करेगी या नहीं। इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। दूसरा है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कोई ख़ास स्किल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में कोई रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया होती है। वो किसी भी सर्कमस्टेंशन में अडॉप्ट हो सकते हैं, और साथ ही वो डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज़ करिए कि आप में ज़्यादा स्किल है। केयरफुली सोच करके देखिए, थोड़ा फोकस करके, कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरे स्किल में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ। तो आप सोचिए इस बारे में। तब तक हम जानते हैं थर्ड लेसन के बारे में, जो है द मैजिक फार्मूला। हम 2 प्रीवियस लेसन को यूज़ करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। एक ऐसा फार्मूला जो हमको सक्सेस दिलाएगा। पैशन या स्किल प्लस यूज़फुलनेस इज़ इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ, हैप्पीनेस को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पैशन प्लस स्किल
प्लस यूजफुलनेस, यानी कि आपका जो पैशन है उसको यूज़ कैसे करना है, ये दोनों मिल करके बनता है सक्सेस। तो हाउ हाउ टू पुट हैप्पीनेस इन अ बॉक्स एंड सेल इट, तो इन सबको एक बॉक्स में अटैच करके इसको सेल कैसे करना है। तो हैप्पीनेस को बॉक्स में बंद करके बेचने का तरीका, इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आप अपने एक प्लेट प्लेट सैलमन ऑर्डर करते हैं, तो तभी एक पर्सन आकर के बोलता है कि सैलमन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, क्या क्या कभी आपने इसको बनाया है। तो इससे पहले कि आप कुछ कहे, सैफ फिर से आकर के बोलता है कि मैं जा करके ऑयल गर्म करता हूँ, तब तक तुम जा करके हाथ धो करके आओ और मुझे किचन में मिलो। अब ये बात कितनी वियर्ड लगती है ना, शायद ये आपके साथ कभी ना हुआ हो, और होगा भी कैसे। कौन सैफ भला आपसे आपका खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है, जब आप पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो और खाना भी खुद भी बनाना पड़े, तो इससे अच्छा आप घर पे बैठ करके ना खा लो। आप इसीलिए रेस्टोरेंट में जाते हो क्योंकि आप सर्विस और एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का भला माइक्रो बिजनेस का से क्या लेना देना है। मैं हम बताते हैं कि ज़्यादातर ऑनर्स कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करें। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ये पसंद है, वो इस कहावत में बिलीव करते हैं कि आदमी को एक फिश दो तो उसे एक दिन में खाएगा, लेकिन उसे अगर फिशिंग सिखाओ तो लाइफ टाइम फिश खाता रहेगा। तो लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर कस्टमर फिशिंग सीखना ही नहीं चाहते, हमें तो अपनी फिश प्लेट में ही परोसी सर्व करी हुई चाहिए। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है। तो इसके लिए ना हमको सबसे पहले मार्केट में इनएफिशिएंसी, जब कोई सर्टेन प्रोडक्ट अपनी एफिशिएंसी को लूज करता है तो उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है। तो फिर वो नया प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बन सकते हो, सोचिए इस बारे में। दूसरा है न्यू टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन जब नए नए आए थे तो पूरी मार्केट ही चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसे कई सारी नई नौकरियां निकली थी, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास में ये स्किल थी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफ़ी ब्लूम हुआ, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और आगे है स्लाइड प्रोजेक्ट, यानी कि नंबर थर्ड पे, खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिट ना रखें। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे साइड प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे। बट आई स्टिल वॉन्ट टू मेक मनी डूइंग वट आई लव, वट शुड आई डू, यानी कि हमको जो पसंद है उससे कैसे हम करें। ये हार्ड नहीं है, इनफैक्ट उस काम को करने से कहीं ज़्यादा ईजी है जो आप नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको अपना फेवरेट काम लोगों की नीड या ज़रूरतों से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथर का एक फ्रेंड था जो कि साइड बिजनेस चलाता था, और ये काम कुछ ऐसा था जो कि उसको करना पसंद था, लेकिन उसकी स्टोरी सुनाने से पहले हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अक्सर लोग जब फर्स्ट टाइम किसी एयरलाइन से ट्रैवल करते तो एयरलाइंस उन्हें फ्लाइंग और माइल्स ऑफर करते, जो कि एक बेसिकली सर्टेन अमाउंट ऑफ माइल्स होता है जो आप तब अर्न कर सकते हो जब आप सेम उसी एयरलाइन से दोबारा ट्रैवल करते हो, और कुछ फ्लाइट्स के बाद ही आपके इतने माइल्स बन जाते हैं कि आपको फिर से एक फ़्लाइट फ्री मिल जाता है। अब चलो अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। गैरी ने ये फ्लायर माइल्स अपने बेनिफिट में यूज़ किए। कई बार लोग ये माइल्स ऑन कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने का टाइम नहीं होता कि इन माइल्स को यूज़ कैसे किया जाए। उन्हें लर्न करने या फिर इनमें क्या हार्डशिप आएगी, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं होता। इसीलिए गैरी ने अपना साइड बिजनेस खोला, जहाँ वो अपने कस्टमर्स को उनके फ्लायर माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उनको एक ट्रिप बना करके देता, और वो हर ट्रिप के $250 चार्ज करता। अब आप पूछेंगे कि कोई भी इस काम के $250 क्यों देगा जो वो खुद फ्री में कर सकता है। तो इसका जवाब यह है कि $250 कुछ भी नहीं है। $5000 के कंपेयर में जो लोगों को बिना फ्लायर माइल्स किए किसी ट्रिप के लिए खर्च करने पड़ते हैं, और गैरी लोगों को बेस्ट ऑर्गेनाइज ट्रिप बना करके देगा। और ऐसा नहीं होता तो लोग उसको क्यों पे करते। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गैरी ने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो उनके पैशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इन कंसल्टेंट, जो कि असल में उसका पैशन नहीं है। तो इस तरीके से उसने अपने फेवरेट काम को लोगों की ज़रूरतों से जोड़ा, और उसका फेवरेट काम था लोगों को उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन बताना। इसी के साथ अब आगे बढ़ते जानते हैं, कुछ ऐसा करिए कि आपकी जॉब आपकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करे, ना कि आपकी लाइफ आपके जॉब के। चलो इस क्वेश्चन का जवाब पढ़ने के लिए एक केस स्टडी करते हैं। स्टडी का नाम रखते हैं द एक्सीडेंटल वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर काइली हिल, जो कि एक वाकई में एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर है। उसका एक साइड बिजनेस है जिसमें वो किताबें लिखते हैं। उसके हस्बैंड सेवा को रिसेंटली अपने कंपनी में बजट कर की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, और उसी दिन जब वो जॉगिंग कर रही थी तो गलती से एक पिकअप ट्रक ने उसको हिट कर दिया। हालांकि उसकी इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी सारी चोटें आई, जिसकी वजह से वो अब लिख नहीं पा रही थी। इस तरीके से उसका साइड बिजनेस मंदा पड़ गया। ये पूरा वीक उन दोनों के लिए काफ़ी बुरा गुजरा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक हनीमून ट्रिप लिया जाए, जो कि उन्होंने
आज तक नहीं लिया था, जबकि उनकी शादी को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे। तो दोनों ने प्लान बनाया कि हनीमून के लिए यूरोप चला जाए। काइली, जो कि वेडिंग फोटोग्राफी में अपना लक ट्राई कर रही थी, उसने ट्रैवलिंग से पहले अपनी वेबसाइट को अपडेट करके अनाउंस किया कि वो न्यू बुकिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ही उसने अपनी वेबसाइट में ये लिखा, उसी टाइम उसको एक रिक्वेस्ट आई। इस बात से काइली का कॉन्फिडेंस बढ़ा और अपनी ट्रिप से वापस आते ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने फोटोग्राफी करियर को अब फुल टाइम जॉब बनाएंगे। और ऐसा वो तब तक करेंगे जब तक कि बुकिंग्स आती रहे। और ये उनका लक ही था कि बुकिंग लगातार आती रही और उनका बिजनेस चल पड़ा। उनका ये काम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि अब वो पर ईयर $90,000 का बिजनेस कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने मिलती है? हमने सीखा कि हर चीज़ एंड में उन 3 लेसन से रिलेट करती है जो हमने प्रीवियसली लर्न किए। कन्वर्जेंस, दूसरा है स्किल और तीसरा है मैजिक फार्मूला। इसी के साथ आगे जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में, जो है कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स होते कौन है, उनको क्या चाहिए होता है? तो ऑल स्कूल डेमोग्राफी भूल जाइए जो उनको एज, सेक्स, इनकम की वजह से मिलता है। बात तो ये है कि हमको किसी हमेशा स्पेसिफिक किसी टारगेट ग्रुप की वजह से ज़रूरत नहीं है। क्यों ना कोई ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो सबको सूट करे, एक डाइवर्स प्रोडक्ट बनाए और अपने ऑप्शन को लिमिट ना रखे। जी हाँ, आप कहेंगे कि कस्टमर्स हमेशा राइट्स होते हैं। नहीं, कस्टमर्स हमेशा राइट नहीं होते, कभी कभी वो गलत भी होते हैं। डेन ने अपनी वेबसाइट खोली जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट थे। उसने अपने वेबसाइट के लिए बड़ा लॉन्च रखा जिसमें उसके 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके और बहुत सारे कस्टमर्स ने उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए मैसेज किया। और शाम होते होते उनको कस्टमर्स का मैसेज आया जिसको रिफंड चाहिए था, जिस पर डैन का जवाब था कि ऑफकोर्स वो उनको रिफंड इशू करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। डैन रिफंड का रीजन जानना चाहता था, जिस पर उस कस्टमर्स ने जवाब दिया कि पहले मुझे कॉल करो, फिर मैं तुम्हें एडवांस दूंगा कि मेरे जैसे कस्टमर्स को कैसे लूज किया जाता है। डैन ने अपने बाकी कस्टमर्स के थैंक यू मैसेज चेक किया और डिसाइड किया कि वो उस कस्टमर को बोलेगा कि सॉरी, वो कॉल नहीं कर सकता। डैन ने उसे रिफंड इशू कर दिया और डिसाइड किया कि वो अपने कोर वर्क पे फोकस करेगा। बेशक उससे उस कस्टमर के गुड एडवाइस नहीं मिले, लेकिन उसको पता चल चुका था कि कोई एक कस्टमर खुश नहीं है तो उसको रिफंड कर दो, क्योंकि कस्टमर का ओपिनियन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 7 स्टेप्स टू इंस्टेंटली टेल्स द मार्केट। जी हाँ, सबसे पहले तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के तरीके ढूंढिए जो आपके बिजनेस में आएंगे, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे लोग भी चाहिए जो इस चीज़ का ध्यान रखें। याद रखिए, फर्स्ट लेसन क्या था? जी हाँ, फर्स्ट वर्ड क्या था? कन्वर्जन। दूसरा ये कि वो मार्केट इतनी बड़ी तो ज़रूर होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकें। तीसरा पॉइंट ये है कि ये ज़रूर शेयर करें कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश करें रियल है या नहीं, या फिर लोग जानते भी है या नहीं कि उनको वो सच में प्रॉब्लम है कि नहीं। किसी को ये कन्विंस कराना कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ऑफर करना दोनों ही मुश्किल होता है, खास करके तब जब लोगों को उनकी प्रॉब्लम का पता ही ना हो। तो इस बारे में ज़रूर सोचना होगा। आगे चौथा पॉइंट है कि लोग हमेशा या तो किसी तकलीफ में बेटर फील करने के लिए या फिर अपने डिज़ायर पूरी करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं। तो इसीलिए आप अपने बिजनेस को एक ऐसा तरीका बनाएं जो ज़रूरत के हिसाब से लोगों की हेल्प कर सके। पांचवा पॉइंट है सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचिए और जो भी सोल्यूशन आप निकालते हैं वो बेस्ट होना चाहिए। छठा पॉइंट है लोगों के ओपिनियन जरूर सुने, लेकिन ध्यान रखें कि वो आपके पोटेंशियल टारगेट ग्रुप में हो, वरना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो यूजलेस होने वाला है आपके लिए। और आखिरी और सातवां है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करें। लोगों को जो ये टेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो दे करके उनका फीडबैक मांगे। तो चलिए अब एक स्टोरी सुनते हैं स्टार्टिंग क्विकली के बारे में। जब तक आपके माइंड में पिछले 7 स्टेप्स है तब तक आपको किसी भी प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं। जैन और ओमर दोनों फ्रीलांसर थे जो फ्रीलांस डिज़ाइन करते थे। उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलते थे जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट इससे कम होता गया। दोनों हैरान थे कि क्या कोई और भी करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। अब ये कोई अच्छा साइन है था। उनको इस काम में 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और इतनी जल्दी बोर हो जाना नॉर्मल बात नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपने फेवरेट कंट्री का मैप डिज़ाइन किया, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे वो दोनों हमेशा जाना चाहते थे। उस मैप का डिज़ाइन फिनिश करने के बाद अब वो उनको प्रिंट कराना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको प्रिंट कराने में उनके $500 खर्च होते थे, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफिस 500 कॉपीज से कम प्रिंट नहीं करती थी। तो उन्होंने 500 कॉपीज को प्रिंट करवा लिया और अपना मैप ले लिया, लेकिन बाकी के 498 मैप्स को वो क्या करें उनको समझ ही नहीं आ रहा था। इनमें से कुछ तो उन्होंने दे दिए और फिर 494 मैप्स बचे। अब ये बचे हुए मैप्स में उन्होंने अपने बनाए हुए एक 1 पेज वेबसाइट में डाल दिया और सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको अपना पहला कस्टमर मिला और कस्टमर्स आते चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक बिजनेस को स्टार्ट किया और उतनी जल्दी स्टार्ट किया जितनी जल्दी की होना चाहिए। इसी के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्चिंग। अपने बिजनेस को कैसे लॉन्च करना है। एक बढ़िया लॉन्च किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इसके बारे में पहले से ही चर्चा होने लगती है। इसके मार्केट में आने से 1 या 2 साल पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि आप इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स देखते जाते हैं
और जब मूवी फाइनली आउट होती है तो लाइन में लग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका बिजनेस लॉन्च में। लॉन्चिंग से पहले पब्लिक के साथ में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में हिंट दें, इससे आपका प्रोडक्ट उनके माइंड में रह जाएगा और लॉन्च होते ही हिट हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं कि बट डेब्ट्स यानी कि उधारी का क्या करें। तो यहाँ पे बुलशिट ये है कि मैं हमेशा सुनता हूँ ये बात कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उधार लेना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आप उधार ले या नहीं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेविंग बचा के रखे और अच्छा बिजनेस चलाया। और हम यहाँ पे एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बता दें कि अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बनाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये याद रखिए कि आपका मेन गोल पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि मज़े करना। तो इसी के साथ में पैसा कमाने के लिए आपको इन 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करना होगा। पहला है बेस योर प्राइजेस और ऑन बेनिफिट्स नॉट कॉस्ट। जब आप प्रोडक्ट के लिए प्राइजेस सेट करते हैं तो यह ध्यान रखें कि लोगों को मिलने वाला एक्चुअल बेनिफिट पर बेस्ड हो, ना कि इसके कॉस्ट पर और ना ही इस प्रोडक्ट को बनने में लगने वाले टाइम पर। बस बेनिफिट्स का ध्यान रखना चाहिए आपको यहाँ पे। दूसरा है ऑफर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइजेस, यानी कि अपने कस्टमर्स को हमेशा ऑप्शन दे कि वो डिफरेंट प्राइजेस में से चूज रखे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ऑप्शन लिमिटेड हो। अब एप्पल को देख लीजिए, जब भी उनका कोई नया प्रोडक्ट आता है उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और परफेक्ट लेवल। लेकिन तीनों लेवल के प्रोडक्ट के प्राइस में मामूली डिफरेंस होता है, जिससे लोग ज़्यादातर लास्ट लेवल वाला परफेक्ट प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप $1000 खर्च करके भी एंट्री लेवल की कोई चीज़ ले रहे हो, जबकि $300 ज़्यादा खर्च करने में आपको इसका परफेक्ट वर्जन मिल रहा हो। आगे थर्ड है गेट पेड मोर देन वंस। मतलब ये कि आपका पेबैक एक ही बार क्यों आए, आप चाहे तो पर मंथ एक से ज़्यादा बार पेबैक पा सकते हैं। बस कंटिन्यू बने रहे। जैसे आप नेटफ्लिक्स को ले लीजिए, आप उनके स्ट्रीमिंग सर्विस देखने के लिए मंथली पे करते हैं। उनका पेडे हमेशा होता है, हर रोज़, हर महीने और हर साल। इसी के साथ आगे और एक इम्पोर्टेंट टर्म है फ्रेंचाइजिंग वर्सेस पार्टनर्स टर्म, बहुत सुना होगा। तो पार्टनरशिप फ्रेंचाइजिंग क्या है? तो हम यहाँ पे एक फ्रेंचाइजिंग सच बताते हैं। सिंपली कहे तो एक बड़ी कंपनी एक बड़े से अमाउंट के बदले आपको अपना नाम बेचती है। ये सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। आप कहाँ पे स्टॉक खोलेंगे, किसको हायर करेंगे, और यहाँ तक कि वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको खुद के बिजनेस में आपको क्या पहन के काम पर आना है। ये उस कंपनी की तो सक्सेस मानी जाएगी जिसके फ्रेंचाइजी आपने ली है, लेकिन क्या ये आपकी भी उतनी ही सक्सेस है कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हैं? भाई आपने तो सिंपली अपने लिए एक रेडीमेड जॉब खरीद ली है, तो फिर एक यूजलेस फ्रेंचाइजी से अच्छा है कि कोई आप पार्टनरशिप की जाए। लेकिन हाँ, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपका पार्टनर सोच समझ करके चूज करे। ये श्योर कर ले कि आपको इस पार्टनरशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है, वरना इसका एडवांटेज कम डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होगा। एज अ रूल ऑफ थंब किसी भी पार्टनरशिप को 1+1+3 का रूल्स फॉलो करना चाहिए। अब मतलब ये कि दोनों पार्टनर जितना अकेले खुद प्रॉफिट कमाते हैं, साथ मिल करके उनको एटलीस्ट 33% ज़्यादा तो कमाना ही चाहिए। तो इसी के साथ आगे जानते हैं एडवाइस्ड। तो आपको कहना होगा नो थैंक्स। मतलब ये कि अनवांटेड एडवाइस और अननीडेड परमिशन का ध्यान। जब आपको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई एडवाइस देते हुए आपको पसंद नहीं आता है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात पे ये समझ तो होती है यहीं पे खत्म। आपको अगर कोई दूसरी समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।